जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया GS वर्ल्ड में। तो दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती के लिए हम लोग साइंस प्लस जीके का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। उस क्रम में आज का वीडियो नंबर 3 है। आप हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट और वर्कशॉप की तैयारी किसी की भी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अपने आप को यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना क्वेश्चन तक सही हो रहा है। इसमें जीके का भी टॉपिक है, जीके का भी क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर लगाएं। और आप लोगों की जानकारी के लिए एक बता दें, जो रेडियो ऑपरेटर में मेंटल एप्टीट्यूड वाला टॉपिक दिया है, इसका सिलेबस सेम टू सेम जो यूपीएसआई का भी पेपर हुआ है, तो यूपीएसआई का सिलेबस ही मेंटल एप्टीट्यूड का इसका सिलेबस है। तो इसका जितना भी यूपीएसआई में यह पूछा गया था, सभी को हमने अलग से के निकाल करके यहाँ पर वीडियो बना दिया है। 10-12 पार्ट में है, आप सभी को यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो इस सभी को देख लेना है। और इसके अलावा जो हम यहाँ पर लेटेस्ट में अभी 3 वीडियो का सीरीज चला रहे हैं, मेंटल एप्टीट्यूड 3 टॉपिक बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह वाला भी वीडियो आप लोग को देख लेना है। यहाँ पर आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यूपी पुलिस में जो ऑफलाइन पेपर होता है कांस्टेबल वगैरह में, कैसे मेंटल एप्टीट्यूड के टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको भी देखना है। और थोड़ा सा प्रचार प्रसार आए हैं, यदि आप कन्हैया GS वर्ल्ड पे पहली बार, तो यहाँ पर कर देना है सब्सक्राइब और घंटा को भी दबा देना है, तभी नोटिफिकेशन पहुँचेगा, वरना हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा। और लाइक तो आप कर ही देते हैं, कमेंट भी एक प्यारा सा कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके जो सामने है वह दे दिया, मिलान करने के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे और इसके प्रयोग के आधार पर मिलान करना है। और यदि आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के नाम से, कन्हैया GS वर्ल्ड के नाम से टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है रेडियो तरंगे, इसको कहाँ मिलाएंगे। तो देखिए, रेडियो तरंगे क्या होती हैं, इसका प्रयोग जो सेलुलर वाला फ़ोन होता है या फिर रेडियो हो गया और टीवी हो गया, इसमें तरंग संचरण में इसका उपयोग होता है। तो यह आकर के मिल जाएगा कहाँ पर, सेलुलर फ़ोन में। ठीक है, तो 3 में मिल जाएगा। फिर कह रहा है सूक्ष्म तरंगे, तो सूक्ष्म तरंगे आपने माइक्रोवेव ओवन देखा होगा, या फिर इसके अलावा जो रडार एवं उपग्रहों को सूचना भेजने के लिए तथा इसके अलावा माइक्रो ओवन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अवरक्त किरणें, तो जैसे हमने टीवी का आपने यदि रिमोट देखा है तो उसमें किसका प्रयोग होता है, अवरक्त तरंग का। और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामानों में भी इसका प्रयोग देखने को मिल जाता है। बच गया गामा किरण, तो गामा जी यहाँ पर आ जाएंगे कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए और नष्ट करने में दवा, क्योंकि इसका जो गामा का रेंज होता है, वेदन क्षमता बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मिलाएंगे तो कौन सा सही होगा, P का 3 और Q का 2, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 41 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर C सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर एक समान पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो अपने मूल मात्रकों से नहीं बने होते हैं। कुल मिला जुला करके इसका उत्तर जो होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है और यह एक अदिश राशि है, और बाकी विद्युत धारा क्या है, मूल राशि है या फिर व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पर नहीं है। व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जिसे उसको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। और विद्युत धारा का मात्रक आपको पता ही है, एम्पियर इसका मात्रक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मीटर किसके तुल्य होता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम, और 1 मीटर बराबर होता है 10 माइक्रोन। ठीक है, एंगस्ट्रॉम माइक्रोन आप याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम में 10 होता है और माइक्रोन में 10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय को दर्शाता है। वेग समय को, तो न्यूटन वह जो तीनों समीकरण है गति का वेग समय संबंध को दर्शाता है, तो तीनों समीकरण जो हैं वही आपको दिमाग में याद रखना है।
तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस at। तो समय वेग इसमें आ जाएगा, देखिए वेग भी यहाँ पर आ रहा है और समय भी आ रहा है। बाकी किसी में देखेंगे तो समय है, तो यहाँ पर यह समीकरण ही गलत लिख दिया, ठीक है। v बराबर u माइनस एटी नहीं, v प्लस एटी होता है। और यहाँ पर जो दूसरा समीकरण है इसमें समय और विस्थापन आ जाएगा। यदि कभी पूछ ले समय विस्थापन को कौन प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत चुंबक काम में ली जाती है। तो विद्युत चुंबक कहाँ पर लगा होता है, तो आपने कभी पंखा यदि खोला है तो पंखे में क्या मिलता है हमको, चुंबक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पंखे में विद्युत चुंबक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार प्रणाली में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले अभिग्राही वास्तुकला का उपयोग करने वाला अभिग्राही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट इधर देखें, सही है। तो अभिग्राही है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि हेट्रोडाइन अभिग्राही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा संचरण मीडिया सर्वोच्च डाटा दर का समर्थन करता है। 48वें का बताइए आप लोग। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है, शुद्ध हिंदी लिख कर रहा है कंफ्यूज। तो आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा, इसमें जो होता है डाटा की दर बहुत तेज़ी से जाती है और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वही यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में लिख दिया है फाइबर ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिक फाइबर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड को एक खाली स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डायोड पिछले वाले सेट में भी यह क्वेश्चन आया था, इसका बस लैंग्वेज बदल दिया था। तो रेक्टिफायर में डायोड का प्रयोग किया जाता है। और रेक्टिफायर आपको पता होगा कि जो एसी को डीसी में बदलने का कार्य करती है वह कौन है, रेक्टिफायर। और इसका प्रयोग जैसे रेडियो, टीवी या माइक्रोवेव ओवन आदि में चलते वक्त इसको किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं। तो 50वें का सही जवाब होगा एसी और डीसी किसके रूप में होते हैं, तो चार्ज यानी आवेश का इसमें प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन हो गया। 51वां कह रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। तो कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन है, या फिर कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत स्थैतिक बल का उत्पादन, या फिर कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा के कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच स्थैतिक धारा। तो 91 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होता है। और इसको फैराडे ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अभी क्वेश्चन आया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 53 का रहा है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव की ओर चलता है तो नाव। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में खड़ा है, यदि वह नाव की तट की ओर चलता है, इसका मतलब नाव वहीं पर है, अपने तट की ओर चलता है या फिर तट की ओर कूद जाता है, इसका मतलब यहाँ पर यह है। तो क्या होगा, नाव तट से दूर चली जाएगी या फिर स्थिर रहेगी, तट की ओर चलेगी या फिर डूब जाएगी। अब कोई व्यक्ति नाव पर खड़ा है, वह तट की ओर चलेगा या फिर कूदेगा तो नाव क्या होगी, पीछे जाएगी। न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर के खड़ा है, या फिर सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है। तो कोई कार्य नहीं किया जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेकर के खड़ा है। ठीक है।
भार लेकर खड़ा है, लेकिन इसका जो भार देखेंगे लेकर तो केवल खड़ा है, लेकिन इसका विस्थापन 0 है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसीलिए कपिल द्वारा किया गया कार्य को शून्य माना जाएगा और बाकी यह सब कार्य हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी अपनी सतह पर एक पिंड का भार, पृथ्वी की सतह पर एक पिंड का भार 90 किलोग्राम है। यदि मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 गुना है तो इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से आधी है, तो उस पिंड का भार मंगल ग्रह पर क्या होगा। तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा G बराबर GME/RE²। यहाँ पर फार्मूला लगेगा, तो इसमें जब सभी मान रख कर के हल करेंगे तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 40 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया है मान उसको यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/9 है और 90 किलोग्राम यहाँ पर दिया है, तो फार्मूला लगेगा G बराबर GME/RE²। तो G का G रह जाएगा, ME यहाँ पर 1/9 क्योंकि 9 गुना दिया है, 1/9 दिया है, तो भार यहाँ पर 1/9 ME हो जाएगा, RE/2² यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हल करेंगे तो 4/9 GME/RE² हो जाएगा। फिर इसके बाद 4/9 G हो जाएगा और G का मान यहाँ पर रख देना है हमें 90। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 90 किलोग्राम दे दिया है, तो 9 से कट जाएगा 90 10 बार में, तो 40 किलोग्राम वेट यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में खाली स्थान की गति से विद्युत धारा बनती है। तो किस गति से विद्युत धारा बनती है, तो इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत धारा बनती है। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, यानी मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान की SI इकाई जूल प्रति सेकेंड है। तो सबको पता है, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कार्य नहीं होगा। ठीक है, कार्य जो सोच रहे हैं गलत हो जाएगा, कार्य का जूल होता है, लेकिन यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड पूछा है, तो एक एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देता है। तो P बराबर होता है W/T। W यानी कि जूल कार्य बटे समय, कार्य बटे समय क्या हो जाता है, शक्ति हो जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी शक्ति, कार्य बटे समय यानी कि जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है, यानी कि बंदूक से हम जब गोली को चलाते हैं तो गहराई तक चली जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें होती है गतिज ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 59, 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर V बराबर दे दिया है 140 वोल्ट, ठीक है, और R बराबर दे दिया है 10 ओम। ठीक है, तो यह वाला फार्मूला जब लगाएंगे हम तो देख लीजिए एक बार, V बराबर IR लगता है, तो यहाँ वह R बराबर दे दिया है 10 ओम, V बराबर 140 वोल्ट और I हमें यहाँ पर निकालना है, यह I है। तो V बराबर IR लगा देंगे, यहाँ पर V का मान 140 और R का मान 10 और I निकालना है, तो I बराबर कितना आ जाएगा, 14 एम्पियर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 एम्पियर, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर 60वां दे रहा है कि यदि किसी तार के व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। ठीक है, यदि यह कोई तार है, इसके व्यास को आधा करने पर प्रवाहित धारा का मान 1/4 हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सामान्य ज्ञान की ओर, यानी कि GK की ओर। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था। तो 1526 में जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, बाबर यहाँ पर जीत गया था और मुग़ल वंश की नींव यहीं से पड़ जाती है 1526 से, इस युद्ध के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान व्यापारिक कंपनियों ने मुग़ल साम्राज्य के दौरान
1605 में भारत के मछलीपट्टनम, जिसे मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो 1605 में अंग्रेज़ आए तो थे, लेकिन यहाँ पर मछलीपट्टनम में नहीं है। तो मछलीपट्टनम जब दे करके पूछ दिया तो यहाँ पर डच आए थे, जिसे डेनिश भी हम लोग कहते हैं, डेनमार्क वाले। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? डच। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ पर? मुंबई में किए थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आचार्य दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी 63 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान दिवस कब आता है, कब मनाया जाता है? तो देखिए 26 नवंबर वर्ष 1949 को संविधान सभा द्वारा मतलब उस दिन संविधान बन करके तैयार हो गया था, और जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ही इस दिन संविधान को अधिनियमित और आत्मर्पित किया था। इसी उपलक्ष्य में 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है संविधान दिवस। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो देखिए जब संविधान बना था, यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, और लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या विदेश मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय, किसके द्वारा दी जाती है? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा नागरिकता दी जाती है। और इसका बात करें तो आर्टिकल नंबर 5 में 5 से 11 तक के बीच में नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। भाग 2 के अंतर्गत आता है आर्टिकल 5 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो आप लोग लगाइए इसमें दिमाग, कौन सा जवाब सही हो जाएगा? क्या अध्यक्ष के अनुमति से? नहीं। प्रधानमंत्री के परामर्श से? नहीं। प्रधानमंत्री और लोकसभा के विरोधी? गलत। यहाँ पर जो मंत्री परिषद होती है, तो मंत्री परिषद के परामर्श के द्वारा ही राष्ट्रपति जो है संसद के सभी सत्र को आयोजित और स्थगित करते हैं। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 69 कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष और अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो यह बहुत सिंपल है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका हक जो कई लोग जवाब देते हैं वर्णमंडल, लेकिन वर्णमंडल गलत हो जाएगा, प्रकाश मंडल भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कोरोना। ठीक है, कोरोना या वायरस वाला नहीं, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत होती है उसी को कहा जाता है कोरोना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जो यहाँ पर प्रकाश मंडल दे रहा है, तो यह प्रकाश मंडल जो नग्न आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन सबसे बाहरी पूछ देगा तो यहाँ पर कोरोना सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोनों गोलार्धों पर समान दिन और रात किस डेट को होते हैं? तो 21 जून और 21 मार्च गलत, 5 जुलाई तो एकदम गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी जो दोनों गोलार्ध हैं, यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो सबसे लंबी तट रेखा जब आप लोग इंडियन मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा गुजरात। जो यहाँ पर गुजरात वाला हिस्सा है यही सबसे लंबी तट रेखा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा गुजरात। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई के किस महीनों में की जाती है? खरीफ यानी रबी के फसल में आ जाते हैं गेहूँ, जो कि ठंडी के सीज़न में नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। गेहूँ हो गया और चना मटर यह सब किस में आते हैं, और जौ हो गया, ये सब आते हैं रबी के फसल में। लेकिन यहाँ पर खरीफ की फसल की कटाई कर रहा है तो खरीफ के फसल में आ जाएगा धान, आ जाएगा बाजरा, आ जाएगा, ठीक है, मक्का, यह सब खरीफ के फसल आते हैं। तो इनकी कटाई किन महीनों में की जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सितंबर अक्टूबर माह में इसकी कटाई की जाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक मात्रा जो जर्क है, जर्क किसकी इकाई है? 74 का पूछ रहा है। जर्क यानी कि एक तरीके से इसको जर्क, ठीक है, जर्क ही कहते हैं कि या फिर कुछ और भी कहते होंगे, तो आप बताइए जर्क किसकी इकाई है? तो जर्क यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा इसका मीटर प्रति सेकेंड घन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो यह एक सदिश राशि है और इसको जे से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो अंश किसके बराबर होता है? 75, जीरो अंश जो है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। आप लोग यह जो फार्मूला है इसको से भी निकाल सकते हैं, जो C/5 बराबर F-32/9 बराबर FC/K, और यहाँ पर होता है K -273/5। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जीरो अंश केल्विन पर। तो यहाँ पर देखिए केल्विन पर क्या पूछा है, सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, इन दोनों के बीच में हमें संबंध निकालना है तो इन्हीं दोनों को उठा लेंगे। अब देखिए C/5 यहाँ पर हो जाएगा और K का मान यहाँ पर हम लोगों को रख देना है 0, ठीक है। 0 -273 हो जाएगा और यहाँ पर 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो C बराबर क्या आ जा रहा है, -273, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 75 का ऑप्शन नंबर भी -273। इस फार्मूले को याद रखिए, यह बहुत ज़्यादा काम करता है। आपको कोई भी एक राशि दे देगा और दूसरी राशि में पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका यानी कि सेल, तो क्या कहते हैं, साइटोलॉजी या फिर न्यूक्लियोलॉजी, फिजियोलॉजी या फिर सेलोलॉजी? अब देखिए सेल से यहाँ लोग बहुत लोग पकड़ लेंगे सेलोलॉजी, ठीक है, तो लेकिन यह गलत है। यहाँ पर क्या होगा, साइटोलॉजी। 76 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, साइटोलॉजी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो यहाँ पर आपको 1-2 क्वेश्चन साइंस से भी देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ नोट कर लीजिए। 1 निब्बल बराबर होता है 4 बिट, और यहाँ पर 1 बाइट बराबर होता है 8 बिट, ठीक है। और 1 किलो बाइट यानी कि KB बराबर होता है 1024 बाइट, ठीक है। और यहाँ पर 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024, यहाँ पर क्या मेगाबाइट नहीं MB, यहाँ पर क्या हो जाएगा KB। और 1 GB बराबर होता है, जो हम लोग 1 GB डाटा ख़त्म करते हैं, 1 GB बराबर होता है यानी कि गीगाबाइट इसे कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1024 मेगाबाइट, ठीक है, MB हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे नेक्स्ट होगा 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट होता है 1024 गुणे 1024 GB, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1024 गुणे 1024 MB, ठीक है। MB लिखे है ना, सॉरी यहाँ पर MB नहीं, मेगाबाइट MB रहेगा, ठीक है। यहाँ पर MB पूछा है तो MB हो जाएगा। वैसे KB, MB, GB, TB के बाद क्या आता है, वहाँ पीछे लगा देंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन MB में पूछा है तो 2 बार यहाँ पर लिखना पड़ेगा। एक 10,024 यानी कि 1024 गुणे 1024 MB, यहाँ पर MB में पूछा है, ठीक है, मेगाबाइट में। नेक्स्ट पूछ रहा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है।
सरिस्का भी यहीं पर है, गाना भी यहीं पर है। तो ये सब कहाँ पर है? राजस्थान में। रणथंभौर भी यहीं पर है और डेजर्ट करके एक पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वह सब कहाँ पर है? राजस्थान में है। बांदीपुरा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में है कान्हा, पेंच, किसली और यह सब कूनो, यह सब मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर एक छूट गया, भांखड़ा का लोक नृत्य कहाँ का है? भांखड़ा। तो 79 यह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पंजाब का नृत्य है, भांखड़ा हो जाएगा, गिद्धा हो जाएगा, ये सब पंजाब के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पर? यह यूपी जीके से क्वेश्चन आ गया। तो बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है, या आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे किसी एक वीडियो में। और एक बार यहाँ पर आप लोग को फिर बता दें, यह जो मेंटल एप्टीट्यूड का टॉपिक है इसको आप लोग कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।